मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का मैं अंकुर जोशी हृदय की गहराइयों से आपके अपने चैनल अंकुर एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वो है अमावस्या दोष। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इसमें आपको बहुत ही रोचक जानकारी मिलेगी और साथ ही चूंकि आप सभी ज्योतिष सीख रहे हैं तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप इस वीडियो के कमेंट में दे देवें। मेरे प्रिय साथियों, आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देवें क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। इससे मुझे और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं अमावस्या दोष के बारे में। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अमावस्या दोष कब बनता है। जब भी कुंडली में सूर्यदेव और चंद्रदेव की युति किसी भी भाव में बन जाए तो अमावस्या दोष होता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति का जन्म अमावस्या के दिन हुआ है तो उसकी कुंडली में सूर्य और चंद्र की युति अवश्य होगी, तो उस स्थिति में अमावस्या दोष बनता है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि चंद्रदेव के सूर्यदेव के बहुत नजदीक आने पर यह दोष लगता है। हम सभी यह जानते हैं कि महीने में एक बार अमावस्या आती है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और यह अंधकार का प्रतीक है, घोर अंधेरा रहता है और उस दिन शनि का प्रभाव सबसे अधिक रहता है। साथियों, यह योग कुंडली के किसी भी भाव में बन जाए तो पूरी कुंडली को यह प्रभावित कर देता है। कुंडली में इस दोष का बनना बहुत बड़ी समस्या को जन्म देता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम इसके उपाय करके और इसके दोषों को कम कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। देखिए, सूर्य का तत्व कौन सा होता है? सूर्य का तत्व है अग्नि तत्व और चंद्रमा का तत्व होता है जल तत्व। वैसे हमारे शरीर में भी 70% से अधिक पानी ही होता है, तो आप इसको ऐसे समझें कि अग्नि और जल जब मिलते हैं तो क्या होता है? पानी वाष्प बन जाता है और वह उड़ जाता है। तो इसी तरह अमावस्या दोष बनने पर बहुत से कार्यों में जीवन में असफलता मिलती है और ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि सफलता से कोसों दूर रहे। साथियों, चंद्रमा के सूर्य के नजदीक आने पर चंद्रमा की शक्ति कम हो जाती है, चंद्रमा क्षीण हो जाता है। अमावस्या दोष बनने पर एकाग्रता की कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा डिप्रेसिव रहता है, डिप्रेशन में रहता है और बहकी बहकी बातें करता है। उसका मन हमेशा विचलित रहता है, मन स्थिर नहीं रहता, किसी भी कार्य में फोकस नहीं रख पाता और वह खुशी को एंजॉय नहीं कर पाता। खुशी के माहौल में भी कहीं ना कहीं उसके मन में कोई ना कोई दुख रहता है या वह किसी न किसी बात को लेकर के परेशान रहता है। अमावस्या के दिन जन्मा जातक बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, इमोशनली वीक होता है और ऐसे व्यक्ति को यूरिन से संबंधित भी कोई बीमारी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी समस्याओं से भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीने की इच्छा भी खत्म हो जाती है, बुरे विचार आते हैं और हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस किसी की भी कुंडली में अमावस्या दोष बनता है उनकी शादी होने में बड़ी अड़चन आती है। सगाई होकर भी टूट सकती है और हो सकता है कि एक से अधिक बार सगाई होकर के टूटे, जिस वजह से शादी को लेकर के ऐसा व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यदि सूर्य और चंद्रमा युति में हो और दोनों के मध्य बहुत ज़्यादा डिग्री का डिफरेंस हो या चंद्रमा सूर्य से अस्त ना हो तो यहाँ चंद्रमा के अशुभ फलों में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन फिर भी अशुभ फल तो देगा ही। सूर्य से कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर अस्त होता है और कब अस्त होता है, इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसे भी देख लेंगे। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो भी हमारे साथी ज्योतिष सीख रहे हैं, एक बात का ख्याल रखें कि सूर्य और चंद्रमा की युति में ही अमावस्या दोष हो सकता है, कभी भी यह दृष्टि संबंध में नहीं बनता है। मेरे प्रिय साथियों, वैसे अमावस्या दोष किसी भी भाव में बने तो जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि सूर्य और चंद्रमा की युति यदि 8वें भाव या 12वें भाव में बनती हो तो यह सबसे अधिक कष्टदायी होती है। यदि कुंडली में चंद्रमा की डिग्री बहुत कम है तो यह दोष बहुत ज़्यादा असर दिखाता है, जीवन में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। एक और बात, यदि आपकी कुंडली में अमावस्या दोष भी बन रहा है और यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है, मजबूत है, बली है या उच्च के हैं,
तो इस दोष के अशुभ फलों में निश्चित रूप से कमी आएगी, क्योंकि बृहस्पति यदि कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं तो बहुत से दोषों का नाश हो जाता है। अब हम ये समझेंगे कि अमावस्या दोष के उपाय हम क्या कर सकते हैं जिससे कि चंद्रमा के अशुभ फलों में कमी आए। आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, उन्हें जल चढ़ाएं, जिससे कि आपको एनर्जी मिलेगी, आप और आपका मन मजबूत होगा। आप रोज एक माला ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करें, भगवान भोलेनाथ को जल से अभिषेक करें। आप चंद्रमा का रत्न मोती भी धारण कर सकते हैं, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखें कि चंद्रमा का कुंडली में योग कारक होना आवश्यक है। यदि चंद्रमा कुंडली में योग कारक है, और यह भी जरूर देख लेना है कि योग कारक होकर के कहीं कुंडली में त्रिक भाव यानी कि छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में तो नहीं बैठा है। यदि वह त्रिक भाव में है तो आप मोती धारण ना करें। यह भी देखें कि चंद्रमा योग कारक हो और लग्नेश का मित्र हो, तभी मोती धारण करना चाहिए। आप सभी ध्यान से सुनिए, मैं आपको दोबारा रिपीट करवा रहा हूं कि चंद्रमा यदि योग कारक भी हो और लग्नेश का मित्र भी हो, लेकिन त्रिक भाव में बैठा हो तो भी मोती धारण ना करें। पर फिर भी मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि बिना ज्योतिषीय परामर्श के आप किसी भी ग्रह का रत्न धारण ना करें, अन्यथा यदि आपने गलत रत्न धारण कर लिया तो आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, चंद्रमा यदि लग्नेश का शत्रु है यानी कि लग्न के स्वामी का शत्रु है और छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में है तो भी आपको मोती धारण नहीं करना है। इसकी जगह आप चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे सफेद चावल, सफेद वस्त्र। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय यह भी है कि आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहाएं। यदि आप यह कोई भी उपाय नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। आप 108 मंत्रों का यानी कि एक माला का जाप रोज करें। जब आप यह जाप रोज करेंगे तो आपको लगभग 50 दिनों से 60 दिनों में आपको यह मंत्र एनर्जी देना शुरू करेगा और आप अच्छा फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे और आपका मन भी स्थिर रहने लगेगा। लेकिन आप प्रयास करें कि यह रोज करें। साथ ही मैं आपको हर बार यह कहता हूं कि बीज मंत्र कभी भी नुकसान नहीं करते हैं। हमेशा बीज मंत्रों का जाप करने से फायदा ही होता है और निश्चित रूप से फायदा होता है। अंत में मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप इस वीडियो के कमेंट में अवश्य जवाब देवें, ताकि मुझे लगे कि मैं जो आपको सिखा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, वह आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। आप कमेंट में यह बताएं कि चंद्रमा सूर्य के कितने डिग्री पर नजदीक आने पर अस्त हो जाता है। मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि चंद्रमा सूर्य के कितने डिग्री पर नजदीक आने पर अस्त हो जाता है। यदि आपको यह ज्ञात नहीं है तो आप मेरे सूर्य से अस्त ग्रहों का वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं आशा करता हूं कि मैं आपको उचित ज्ञान दे पाया हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।